हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यापीठ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इट इज़ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो एक बार देख लीजिए, आपको और भी ज़्यादा मदद मिलेगी चैप्टर को अच्छे से समझने में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ भी चाहिए मेरे हर एक लेक्चर का, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उसी लिंक के थ्रू। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो वो एक बार कर लीजिए। इससे मुझे मदद मिलेगी, मेरे चैनल को मदद मिलेगी। मैं और कुछ नए सब्जेक्ट लेके आ सकता हूँ आप लोगों के लिए, और भी दूसरा जो क्लास है उसका भी सब्जेक्ट ऐड कर पाऊँगा। तो इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। सब कुछ आप लोगों के ऊपर ही है। तो अभी शुरू करते हैं। माय नेम इज़ प्रसून एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद्यापीठ फॉर स्टडी मेक इजी। टुडेस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये पार्ट 3 है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? गिव सम एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? ठीक है, तो पिछला मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेता हूँ पिछले क्लास में, तो उससे अच्छा होगा, मतलब उससे भी अच्छे से मदद मिलेगा हम लोगों को समझने में। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता था? ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज, जो सोल्यूट पार्टिकल है, बहुत ही छोटा होता था। तो हम लोग बाहर से तो ऐसे देख के वो निकाल ही नहीं पाएंगे। इसके लिए उसको बोलते थे हम लोग होमोजेनियस। और इसके अलावा जो जो लोग हम लोग बाहर से देख के बाउंड्री डिफाइन कर सकते थे उसको बोलते थे हम लोग हेटेरोजीनियस। आपको शायद ये भी याद होगा। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता था? ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता था, क्या हम लोग अगर टॉर्च मारेंगे तो वो स्कैटरिंग नहीं होगा अंदर। सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होगा। लाइट इस साइड से मारेंगे तो उसे दूसरी साइड से वो दिखाई देगा, लेकिन जो उसका जो लाइट का जो पॉथ है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी सस्पेंशन में क्या होता था? सस्पेंशन में होता था जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होता था। ठीक है, सस्पेंशन में तो पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण क्या होता था, जो हम लोग अगर टॉर्च से लाइट मारेंगे तो वो पार्टिकल में टकरा के स्कैटरिंग होगा, पार्टिकल में लग के सोल्यूट पार्टिकल में। ठीक है, तो उसी स्कैटरिंग के कारण हमें वो लाइट बीम का जो पॉथ है वो अंदर दिखाई देगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, फिर होता है एक है सस्पेंशन। ठीक है, फिर होता है आपका कोलोइडियल। कोलोइडियल में क्या होता है? कोलोइडियल का जो पार्टिकल का साइज है, मैं बताया था, कोलोइडियल का जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा है कोलोइडियल का साइज, लेकिन छोटा होगा किससे? छोटा होगा आपका सस्पेंशन के पार्टिकल से। सस्पेंशन के पार्टिकल से वो छोटा होगा। तो इस फिर भी इतना तो बड़ा होता है क्या? जो कोलोइडियल जो ये है ना, कोलोइडियल का जो सोल्यूट होता है, पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि हम लोग अगर उसको टॉर्च मारेंगे तो उसका जो लाइट है ना वो स्कैटरिंग करेगा, स्कैटरिंग होगा। तो इससे क्या होगा, तो हमें लाइट बीम का जो पॉथ है वो दिखाई देगा, जैसे सस्पेंशन में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस यही जो इफेक्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और टिंडल कैसे नाम आया? टिंडल नाम आया, जो साइंटिस्ट था पहले ये ऑब्जर्व किया, पहले उन्होंने ये थ्योरी दिया, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया टिंडल इफेक्ट। ठीक है, द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज ए लाइट बीम पासेस थ्रू ए कॉलोइड एंड ए वेरी फाइन सस्पेंशन। बताया था मैंने, सस्पेंशन और कॉलोइड में जो लाइट पास होता है, लाइट बीम, वही है। ठीक है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द फाइन पार्टिकल द पाथ टेकन बाय द बीम बिकम्स विजिबल। यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा फोटो भी है। ठीक है, अच्छा सा ऑब्जर्वेशन भी दिखाई दिया हुआ है। ये है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होगा। ठीक है, स्कैटरिंग नहीं होने के कारण से हम लोगों को पॉथ दिखाई नहीं देगा। लेकिन कोलोइडल में यहाँ पर क्या लिया गया है? मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन। तो जो पॉथ ऑफ लाइट है वो दिखाई दे रहा है। सेम यहाँ पर सस्पेंशन में लिया गया है फ्लोर और वाटर, मीन्स मैदा भी ले सकते हैं। ठीक है, वो उसका जो मिक्सचर है वो लिया गया है। और यहाँ पर भी देखिए जो स्केटिंग के कारण वो पॉथ, जो लाइट बीम का जो पॉथ है वो दिखाई दे रहा है। यही जो इफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, अभी कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एक्चुअली यहाँ पर खिड़की से दिखाया गया है।
मुझे वो तस्वीर नहीं मिला था कि हम लोग जब देखते थे ना कभी सुबह के टाइम पे, जब रोशनी जब हल्का हल्का था होता है, तब घर के दरवाजे के जो होल होता है उससे आप देखिएगा, उससे हम लोग को रोशनी दिखाई देता है अंदर की तरफ आते हुए, उसी रोशनी में पार्टिकल्स दिखाई देते हैं कुछ, वही वो भी एक टिंडल इफेक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल, बताया मैंने, दिस हैपेंस ड्यू टू ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स डस्ट एंड स्मोक ऑफ एयर। वो जो डस्ट स्मोक होता है उसमें जो स्कैटरिंग होता है, उसी स्कैटरिंग के कारण से हमें लाइट बीम का पॉथ दिखाई देता है। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए खिड़की से आ रहा है वो भी सेम ही है, डस्ट पार्टिकल और स्मोक होता है उससे, ये उसमें जो स्कैटरिंग होता है उसके कारण से हमें पॉथ दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है सेकंड एग्जांपल, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, द इन द फॉरेस्ट मिस्ट contains teeny droplets of water which act as particles of colloidal dispersed in air। घने जंगल में इस टाइप का वहाँ पर भी ऐसे ऐसे दिखाई देता है ना, जो पॉथ ऑफ लाइट, जो बहुत ही घना जंगल है, वहाँ पर भी जो ये जो लाइट दिखाई देता है किस कारण से दिखाई देता है, जो वाटर पार्टिकल्स होता है वो उसमें स्कैटरिंग होकर हमें लाइट का जो पॉथ दिखाई देता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भी एक टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है जो फॉग के टाइम पे, फॉगी एनवायरनमेंट में जो हम लोग मोटरसाइकिल या जो कार से हम लोग निकलते हैं तो उसका जो लाइट होता है फॉग में वो हम लोगों को दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है, वो भी सेम ही है। उसी टाइम पे जो आपका जो ये है ड्रॉपलेट्स होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, उसी में स्कैटरिंग होने के कारण से हमें वो लाइट का जो पॉथ होता है वो दिखाई देता है आसानी से। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है लिखा हुआ है। व्हेन वी गो थ्रू ए फॉगी एनवायरनमेंट बाय आवर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल लिखा हुआ है, ठीक है, बाय आवर कार भी दे सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट द पाथ ऑफ द लाइट बीम व्हिच इज कमिंग फ्रॉम मोटरसाइकिल्स हेडलाइट इज क्लियरली विजिबल। The reason behind that, the water droplets in the fog scatter the light and making headlight beams visible। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया टिंडल इफेक्ट का। ओके, नेक्स्ट आते हैं, डज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। ये आ सकता है आपके एग्जाम में क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी के बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, डज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है? हमें ये जानकारी होना चाहिए क्या जो कॉपर सल्फेट इन CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन है, कोलोडियल है, सस्पेंशन है या ट्रू सॉल्यूशन है, तभी हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन, देखिए ट्रू सॉल्यूशन है और आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज, सोलिड पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि लाइट जो है वो स्कैटरिंग नहीं करेगा। तो स्कैटरिंग नहीं होगा तो हम लोगों को लाइट का बीम का पथ कैसे दिखाई देगा, वो वे कैसे दिखाई देगा, कौन से रास्ते से जा रहा है, तो इसका मतलब वही रास्ता दिखाई नहीं देगा, तो आपका जो उसी तो टिंडल इफेक्ट कैसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो copper sulfate is a true solution. The particle size of the copper sulfate is too small that it will not be able to scatter the light of beam. So the solution of copper sulfate does not show Tyndall effect। बताया मैंने, अगर ट्रू सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो पार्टिकल का साइज छोटा हुआ तो स्कैटरिंग ही नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा तो हमें पॉथ कैसे दिखाई देगा, वाला पॉथ तो दिखाई नहीं देगा ना। ठीक है, अभी आते हैं डिस्प्लेस्ड फेज एंड डिस्प्लेस्ड मीडियम। ठीक है, डिस्प्लेस्ड फेज और डिस्प्लेस्ड मीडियम क्या है, देखिए मैं सीधा सीधा आपको एक जानकारी मैंने ऐसे समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल जब मिक्सचर सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जिसमें वो घोलेगा, मतलब सोल्यूट होता है जो वाला पार्टिकल घुलेगा, ठीक है, और सॉल्वेंट होता है जो सोल्यूट पार्टिकल है जिसमें घुलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो कोलोइडियल है, कोलोइडियल ये सिर्फ कोलोइडियल के टाइम पे आता है। ठीक है, कोलोइडियल जो है, कोलोइडियल सॉल्यूशन में, तो कोलोइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हम लोग ट्रू सॉल्यूशन में बोलते थे ना, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मींस जिसमें घोलेगा, जो सॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं उसी को यहाँ पर बोलते हैं डिस्पेसिंग मीडियम। और जो सोल्यूट पार्टिकल, जो पार्टिकल घुलता है सॉल्वेंट में, उस सोल्यूट पार्टिकल को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डिस्प्लेस्ड फेज।
ठीक है, और कुछ नहीं है। डिस्प्रेस्ड फेज और डिस्प्रेसिंग मीडियम जो बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं। सॉलिड को डिस्प्रेस्ड फेज बोलते हैं और जो सॉल्वेंट है उसको डिस्प्रेसिंग मीडियम बोलते हैं। वो कॉरिडोर सॉल्यूशन के टाइम भी ये होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अभी अच्छे से तो और भी अच्छे से जानकारी समझ आ जाएगा। डिस्प्रेस्ड फेज, दिस फेज इज फॉर्म्ड बाय द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्प्रेस्ड पार्टिकल्स इन अ कॉलोइड। जो डिस्प्रेस्ड पार्टिकल होता है कॉलोइड में, उसी को हम लोग डिस्प्रेस्ड फेज बोलते हैं। तो डिस्प्रेस्ड पार्टिकल कौन सा होता है? जो सोल्यूट होते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन में जो घुलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग। वो डिस्प्रेस्ड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रेस्ड फेज। अभी ये डिस्प्रेस्ड फेज जिसमें खुलता है उसको बोलते हैं डिस्प्रेस्ड मीडियम, मीन्स सॉल्वेंट। दूसरी तरह से बोल के तो सॉल्वेंट। तो क्या बोला है यहाँ पर डिस्प्रेसिंग मीडियम के बारे में? द मीडियम इन व्हिच द डिस्प्रेस्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्प्रेसिंग मीडियम। सही बात है और कुछ नहीं। अभी देखते हैं कॉलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। ठीक है, क्या कॉलोइड को क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के स्टेट में। उसी गैस के स्टेट में डिस्प्रेसिंग मीडियम और डिस्प्रेस्ड फेज को रख के कॉलोइडल को क्लासिफाई किया गया है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, डिस्प्रेस्ड फेज, डिस्प्रेस्ड मीडियम, मैंने ये एनसीईआरटी के बुक से ही लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऐसे एक आपका एग्जाम्पल से कोई एक ले लिया। जैसे आपको बोला मैंने मिस्ट, या पकड़ लीजिए फॉग। फॉग में जो होता है, फॉग में डिस्प्रेस्ड फेज कौन सा है, डिस्प्रेसिंग मीडियम कौन सा है? तब आप बोलेंगे लिक्विड है डिस्प्रेस्ड फेज, डिस्प्रेसिंग मीडियम गैस है। या आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या एरोसेल जो है, एरोसेल कब शो करता है, कब होता है एरोसेल? ठीक है, तब आप लोग बोलेंगे क्या जो डिस्प्रेस्ड फेज अगर कितने लिक्विड या सॉलिड हुआ और डिस्प्रेसिंग मीडियम अगर गैस हुआ, या गैस मीडियम में गैस डिस्प्रेसिंग मीडियम में अगर सॉलिड या लिक्विड डिस्प्रेस्ड फेज अगर घुलता है, तो उसके बाद जो आपका शो होगा, उसके बाद जो हम लोगों को मिलेगा रिजल्टेंट, वो एरोसेल होगा। ऐसे भी हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिए और इसको याद भी रखिएगा। जो लिक्विड और सॉलिड गैस के साथ मिलके हैं तो बनता है एरोसेल। फिर और एक चीज़ और एक है, जैसे फोम। ठीक है, फोम कहाँ पर है? जैसे गैस डिस्प्रेस जो फेज है वो गैस होगा, और डिस्प्रेस जो मीडियम है वो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड होगा डिस्प्रेस मीडियम, तब क्या बनेगा? तब फोम बनेगा। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ये सब डिस्प्रेस्ड फेज और डिस्प्रेस मीडियम को, और इसका एग्जाम्पल टाइप, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसे समझाने के लिए इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा पढ़ के आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। हाउ कैन यू ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक? अभी ब्लू और ब्लैक इंक से जो कलर कंपोनेंट है ना, जिसको डाई बोलते हैं, उसी डाई को कैसे ऑब्टेन करेंगे? ओके, कर पाएंगे या नहीं? तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे हम लोग। इसी एक्सपेरिमेंट को इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट जब पढ़ेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा। आंसर, वी कैन ऑब्टेन कलर कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक बाय इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस है। अब इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन प्रोसेस है क्या, आप जैसे बॉयल कर लिए, जैसे मैंने उस टाइम पे एग्जांपल दिया था, पिछले फर्स्ट चैप्टर में एग्जांपल दिया था आपको। अगर हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया सॉल्ट और वाटर का, और उसको अगर हीट दिया, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वेपोराइज किया, तो जो वाटर है वो वेपोराइज हो जाएगा, स्टीम बन के ऊपर चला जाएगा, तो नीचे रह जाएगा सॉल्ट। तो इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो उसी टेक्निक का यूज़ करके हम लोग ब्लू या ब्लैक इंक को, जो इंक ब्लू या ब्लैक इंक से जो कलर कंपोनेंट है, डाई है, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। नाउ वी विल डिस्कस इट बाय एन एक्सपेरिमेंट व्हिच आर एज फॉलोज। स्टेप 1, फिल हाफ ए बिकर विथ वाटर। ठीक है, तो क्या क्या, एक
बीकर लिया, बीकर में पानी लिया, पानी के ऊपर जो ये होता है ना वॉच ग्लास, वॉच ग्लास लिया, वॉच ग्लास में पीछे नेक्स्ट में स्लाइड में आपका ये भी दिया हुआ है, आपका एक्सपेरिमेंट का फोटो भी दिया हुआ है। मैं इस यहाँ पर सिर्फ थोड़ा हाथों से ड्राइंग करके आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या बोला है, फिल हाफ ए बीकर with water, put a watch glass on the mouth of the beaker as shown in the figure. Watch glass mouth means ऊपर में रखा, put few drops of ink on the watch glass, कुछ ink drop रखा. Now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly. You will see that the evaporation is taking place from the watch glass. नेक्स्ट स्लाइड में अभी चलते हैं। देखिए अभी यहाँ पर बताते हैं क्या बताया, एक हाफ वाटर लिया बीकर में, उसके ऊपर वॉच ग्लास रखा, वॉच ग्लास के ऊपर कुछ इंक पार्टिकल्स दे दिया, फिर उसके बाद क्या क्या हीटिंग स्टार्ट कर दिया। अभी हीटिंग स्टार्ट करने के बाद हमें क्या दिखाई देगा जो हम लोग का इंक है, इंक से कुछ स्टीम निकल रहा है, कुछ इवेपोरेशन वेपोराइज हो रहा है, ठीक है, इंक से वेपोराइज हो रहा है, स्टीम निकल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग तब तक हीट देंगे जब तक ये जो स्टीम निकलना है ना बंद ना हो जाए। एक टाइम आएगा जब हम ये जो स्टीम निकलता है ना वो बंद हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हीट बंद कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो इंक है ना, इंक में जो पानी मिला हुआ है वो पानी वेपोराइज हो जाएगा, फिर उसके बाद सिर्फ कलर ही रहेगा। अभी आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है, सर अगर तो हम लोग इंक को डायरेक्टली क्यों हीट नहीं किया, हम लोग ये बहुत ही झमेला वाला बीकर लिया, बीकर में पानी दिया, फिर पानी से जो हीट बन के जो होगा वहाँ से हीट लेके वॉच ग्लास को हीट मिलेगा, फिर जाके उससे ही वॉच ग्लास में जो इंक है वो हीट होगा, फिर वो हीट होने के बाद इंक से वेपोराइज होगा वाटर। तो इतना लंबा प्रोसेस क्यों, डायरेक्टली भी तो हम लोग वॉच ग्लास को हीट कर सकते थे। आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी मैं बता दूं, अगर हम लोग डायरेक्टली पकड़ लीजिए ये वाला बीकर नहीं लिया, डायरेक्टली हम लोग वॉच ग्लास में वो इंक रख के उसको हीट करते हैं तो क्या होगा जानते हैं, तो जो डाई होता है ना, डायरेक्ट हीट से वो डाई, जो डाई मीन्स कलर होता है, वो डाई डिकम्पोज हो जाएगा। अभी डिकम्पोज मीन्स एक्चुअली ड्राई बनता कैसे है, ड्राई एक्चुअली होता है कुछ, ये जो ड्राई होता है जो कलर कंपोनेंट्स ड्राई बोलते हैं, ड्राई एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसमें, फिर कुछ मिनरल्स भी होता है, फिर कुछ कंपोजिशन भी होता है, ठीक है। तो हम लोग जब डायरेक्ट हीट करेंगे ना, वो जो इसका जो कंपोजिशन है वो ही टूट जाएगा, मतलब वो जो हम लोग एक्चुअली अलग करना चाहते हैं कलर को, वो फिर वो कलर ही नहीं रहेगा, वो टोटली डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमें अलग करना है डाई, अगर हम लोग डायरेक्टली डाई को ही हम लोग खराब कर देते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट का क्या ज़रूरत, ठीक है ना। तो इसी के लिए हम लोग डाई को डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, इसी के लिए इसको इनडायरेक्टली हीट करते हैं। अभी इनडायरेक्टली कैसे हीट किया, बीकर में पानी लिया, अभी पानी जब हीट होगा तो पानी से वेपोराइज्ड जो हीट होकर ऊपर जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो वॉच ग्लास है वो भी हीट हो जाएगा, ठीक है। वो उस हीट से क्या होगा, जो इंक में जो पानी है वो पानी स्टीम बन के वेपोराइज बन के ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेप 5, continue heating as the evaporation goes on and stop heating, we do not see any further change on the watch glass। जब देखेंगे और स्टीम नहीं निकल रहा है तब हीट बंद कर देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, now we will observe that the water get evaporated from the watch glass and residue is left in the watch glass, ठीक है। पानी तो उड़ जाएगा, कुछ रह जाएगा आपका वॉच ग्लास में, तो क्या रह जाएगा, वो होगा कलर कंपोनेंट डाई। अभी देखिए ये एग्जांपल मैंने पूरा समझा दिया, आशा करता हूँ इसमें कुछ भी और बाकी नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ गया। अभी अगर इससे कुछ भी सवाल पूछे घुमा फिरा के, अगर बाई चांसली आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखा दे, शो कर दे, तो और पूछे क्या ऑब्जर्वेशन में हम लोग को क्या मिले, क्या दिखाई देगा,
तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि स्टीम उड़ जाएगा, स्टीम वेपोराइज मैंने स्टीम बन के जो वाटर होता है वो स्टीम बन के गैस स्टेट में चला जाएगा, तो तब रहता क्या है वो कलर कंपोनेंट अलग हो जाएगा। कुछ भी सवाल जैसे भी घुमा फिरा के पूछे आप दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो ही कॉपी करके आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। ओके, अभी देखिए क्या लिखा हुआ है। इन दिस वे बाय इवेपोरेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम इंक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इस शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, जो ये होता है हाउ कैन यू ऑब्टेन द कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दे सकते हैं जैसे इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तब आप क्या चूज करेंगे, इवेपोरेशन मेथड, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पूरा आपको समझा दिया प्रोसेस, जो एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट समझा दिया, तो अभी आप कहीं से भी आंसर कर सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, और इन दिस वे वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ कलर कंपोनेंट्स इन वाटर। हाँ, इससे हम लोगों को ये भी पता चल गया ना इंक कैसे बनता है। इंक कलर कंपोनेंट मीन्स डाई और वाटर को मिलके बनता है। We also say that thus we can separate the volatile components means solvent from its non-volatile solute by this method of evaporation। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग जो volatile components है मीन्स वाटर, ठीक है, यहाँ पर volatile components मीन्स वाटर, solvent वाटर, नॉन volatile components है इंक, ठीक है, उसको हम लोग इवेपोरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। अभी अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया कि हम लोग डायरेक्टली क्यों इस एक्सपेरिमेंट में डायरेक्टली क्यों इंक को हीट नहीं करते हैं, तब भी शायद आप लोग आंसर दे सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डाई डिकम्पोज हो जाएगा और हमें डाई को डिकम्पोज नहीं करना है, हमें डाई को अलग करना है, ठीक है, इंक से। ओके, आई थिंक अभी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, हल्का सा याद करके देखिएगा। ओके, मिल्क का जो वहाँ पर पढ़ाया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ठीक है, सेपरेट कैसे करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस मैंने बताया था, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वही है एक इफेक्ट में लाता है। तो सेम यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा एक आपको समझाने के लिए पिक्चर लिया था, ठीक है। हम देखिए समझ सकते हैं क्या नहीं। एक्चुअली क्या होता है, एक रोटर जैसा होता है, मैंने बताया था आपको, जैसे घुमाते हैं तो ये देखिए घूम रहा है, ये इस तरफ घूमेगा, तो घूमने से क्या होगा, जैसे एक ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब में हम लोग मिल्क रखा है, तो वो बिफोर पहले है, फिर घुमा 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 बहुत कुछ देर तक घुमा, घूमने के बाद आफ्टर में क्या होगा, पहले सिर्फ एक ट्यूब में मिल्क ही मिल्क था ना, फिर वो मिल्क क्या हो जाएगा, नीचे में पतला सा रहेगा और ऊपर में मिल्क जो है ना, मिल्क वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मिल्क को आपको जो बोलते हैं ना स्किम्ड मिल्क में एक पार्ट आ जाएगा और दूसरा पार्ट क्रीम वाला जो होगा वो अलग से ऊपर चला जाएगा। तो पहले फुल मिल्क ही रहता था, फिर क्या हो गया, जो घूमने के बाद रोटर से ऐसे घूमने के बाद जो मिल्क है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया स्किम्ड मिल्क, दूसरा हो गया क्रीम। तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। और किस लिए सेंट्रीफ्यूगेशन नाम दिया गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जब हम लोग जैसे एक रस्सी से, मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, एक रस्सी से अगर एक पत्थर को हम लोग घुमाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो एक तो है वो रस्सी से टेंसिल फोर्स में इधर रहेगा अंदर की तरफ, ठीक है। और जो पत्थर है वो हर वक्त उसका टेंडेंसी क्या रहेगा, क्या जो चारों ओर घूम रहा है ना वो बाहर की तरफ वो सब कुछ बंधन तोड़ के बाहर की तरफ चला जाए। तो वही जो फोर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी से ही वो सेंट्रीफ्यूगेशन आता है। ओके, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। द मिल्क इज पुट इन क्लोज कंटेनर इन ए बिग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। बिग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन पे ऐसे ही रखता है, ठीक है। When the centrifuging machine is switched on, the milk is rotated at a very
रोटेटेड या स्पून, ठीक है, स्पून एट ए वेरी हाई स्पीड इन इट्स कंटेनर, जैसे दिखाया है। The centrifugal force acts on the milk, and due to this centrifugal force, the milk separates into cream and skimmed milk. बताया मैंने अभी अभी। The cream, being lighter, floats over the skimmed milk and can then be removed. फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग कर सकते हैं क्रीम को, क्यों क्रीम ऊपर तैरता रहेगा और स्किम्ड मिल्क नीचे। तो क्या हुआ, मिल्क डिवाइड हो गया दो पार्ट में। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्यों नाम आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ओके, आई थिंक आपको मतलब परेशानी के कोई यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, सब समझ आ गया होगा। ओके, यहाँ पर देखिए एक फोटो से भी समझा दिया कि डायग्राम है, इतना कुछ सिर्फ आप लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया है। मैंने कल भी बोला था, अगर आप लोगों के आसपास कोई डायरी मिल्क भी होता है, तो डायरी फैक्ट्री होता है, तो वहाँ पर आप जाके एक बार देख सकते हैं कैसे जो क्रीम बनाते हैं या पनीर बनाते हैं, सब जो बनाते हैं दूध का आइटम कैसे करते हैं, आप लोग मशीन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मिल्क है, मिल्क नीचे से जाता है, ये वाला रोटर है, ये अंदर, ये जो अंदर है मेन चीज़, यहाँ पर ही होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी इसके अंदर भी थोड़ा दूसरा टेक्निक होता है, इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो उसके बाद क्या हो गया, और ये कंट्रोल बॉक्स, ठीक है, ये कंट्रोल बॉक्स, इससे पावर देंगे, ठीक है, फिर पावर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हो गया। होने के बाद जो स्किम मिल्क है वो एक लाइन से चला जाएगा, वो क्रीम है दूसरी लाइन से चला जाएगा। और इस यहाँ पर भी कुछ फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए, फ्लो को ये करने के लिए कुछ इक्विपमेंट यहाँ पर लगा हुआ रहता है। ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा जानकारी थोड़ा दिखाने के लिए मैंने पिक्चर लिया था। ओके, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, वाई वी यूज्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज क्यों करते हैं। Okay, actually sometimes we can see that the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles we cannot be used the filtration technique for separation. Then we used the centrifugation technique to separate this type of mixture. क्या होता है, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन मैंने बताया था, पानी में अगर हम लोग मिल्क को मिला दें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मिल्क का जो पार्टिकल्स होता है वो भरा तो होता है ट्रू सॉल्यूशन का जो सोल्यूट होता है, ठीक है, दिखने में होमोजेनियस होता है, लेकिन एक्चुअल में होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये वाला अच्छे से पढ़ाया था। तो पानी में अगर हल्का सा दूध मिलाएंगे तो पूरा दूध का कलर ले लेगा वो वाला। तो वो जो सोल्यूशन होता है वो हम लोग क्या अलग कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, वो समझाने के लिए आप लोग। ये जो सोल्यूशन है इसको मैंने उस दिन भी बताया था पिछले लेक्चर में। क्या इस सॉल्यूशन को जो है हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा होता है, हम लोग इसे अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। तो जब हम लोग फिल्ट्रेशन से ऐसे अलग नहीं कर पाएंगे पार्टिकल्स को, तब हम लोग क्या करते हैं, जो फिल्टर पेपर से मीन्स पास हो जाएगा, इतना छोटा रहता है, तब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे इस बार किया। यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है, क्या समटाइम्स वी कैन सी दैट द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर. For such particles we cannot be used the filtration technique for separation. Then we used centrifugation technique to separate this type of mixture. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. जैसे क्रीम होता है लाइटर compared to skimmed milk, तो skimmed milk क्या होता है, थोड़ा डेंसर होता है क्रीम से, skimmed milk नीचे रहता है, यही बताया है। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 28। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक। कुछ एप्लीकेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक का हम लोग कब कब यूज़ करते हैं। देखिए, एक नंबर यूज इन डायग्नोसिस लेबोरेटरीज। आप लोग अगर कभी जैसे कुछ टेस्ट के लिए लेबोरेटरीज में गए हैं तो शायद देखे होंगे, वहाँ पर एक मशीन ऐसे जैसे घूमता हुआ राउंड टाइप का एक मशीन ऐसे दिखाई देगा, कुछ इसमें होल होगा जिसमें ट्यूब रखा हुआ होगा,
कभी अगर जाएंगे तो वो भी देख सकते हैं। उसी मशीन को भी मैंने, यही वाला जो मशीन होता है ना, ये भी सेम ही है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से काम करता है, इसमें भी सेम ही है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड को अगर हम लोग घुमाएंगे ना सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में, तो ब्लड का जो सॉलिड पार्टिकल होता है, ब्लड, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लड क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ठीक है। तो वो क्या होता है, ब्लड भी है ना, वो ब्लड भी सेपरेट हो जाता है, उसका जो सॉलिड वाला पोर्शन और वाटर वाला पोर्शन, ठीक है। फिर यूरिन, यूरिन भी हम लोग इसमें करते हैं। तो क्या होता है, जो यूरिन में कुछ मटेरियल जो होता है वो भी अलग होता है। फिर 2 नंबर एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है, यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट वाटर फ्रॉम क्रीम। अभी भी बताया मैंने, पूरा लेक्चर ही खत्म हो गया इसमें, ठीक है। यूज्ड थ्री थ्री है, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। हाँ, अभी किसी के घर में अगर वॉशिंग मशीन होगा तो आप देखेंगे वॉशिंग मशीन में ड्राई करते हैं ना, कपड़े धोने के बाद सुखाते हैं ना, जो सुखाने में जो क्या होता है, जो कपड़े से जो पानी निकलता है, स्क्वीजिंग होता है, सेम टेक्निक से होता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 29। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। अभी 2 इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करें। अभी हम लोग याद करके देखिए, जो पहला जो इस चैप्टर का जो पिछला लेक्चर सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ा था, तब उसमें हम लोग ये बात करे थे कि ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन क्या होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मैंने एग्जांपल दिया था। हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, क्यों हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसका जो बाउंड्रीज है हम लोग बाहर से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो इमिसिबल लिक्विड्स होता है, उसका जो इमिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर होता है वो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, कौन सी प्रोसेस से, ठीक है, इसी को यहाँ पर पूछा गया है। तो कैसे हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे सेपरेटिंग फ्यूनल से, ठीक है, पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाएगा। वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फ्यूनल, सेपरेटिंग फ्यूनल से, ठीक है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। क्या होता है, उन लोगों का डेंसिटीज अलग अलग होता है, इसके लिए तो वो बाउंड्री जो है ना वो सेपरेट अलग से दिखाई देता है। मैंने उस टाइम भी बताया था, क्या जो वाटर है, वाटर नीचे रहता रहेगा, ऑयल जो है ऑयल ऊपर रहता है, रह जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर वाटर से डेंसिटी उसका ज़्यादा हुआ तो वाटर ऊपर चला जाएगा, और ऑयल नीचे रहेगा, ऑयल का डेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो मैंने बताया था आपको। तो वही है, तो इसका जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल से काम करता है। अगर दो ये ले रहा हूँ, लिक्विड ले रहा हूँ, वो उन दोनों का जो डेंसिटीज का जो वेरिएशन है उसके ऊपर ही ये जो सेपरेटिंग फ्यूनल है वो काम करता है, सेपरेटिंग फ्यूनल टेक्निक। नाउ वी कम टू द एक्सपेरिमेंट, वी विल बेटर अंडरस्टैंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वी आर टेकिंग केरोसिन ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। नाउ वी ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फ्यूनल। अभी केरोसिन ऑयल और केरोसिन ऑयल और वाटर लिया है, ठीक है। मैंने सरसों का तेल भी उस टाइम बोला था, तो अभी यहाँ पर केरोसिन ऑयल और वाटर को एक्सपेरिमेंट में दिखा के वो हम लोग समझेंगे क्या कैसे सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फ्यूनल से इमिसिबल लिक्विड को। ओके, तो क्या है, ए देख लीजिए, ए है आपका सेपरेटिंग फ्यूनल, ये वाला है कॉर्क। इसको हम लोग टाइम पे, ये जो कॉर्क होता है ना, ये वाला है, इसको घुमा घुमा के हम लोग जो इसमें से लिक्विड है ना वो बाहर निकाल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेटिंग फ्यूनल। तो क्या क्या सेपरेटिंग फ्यूनल रख दिया, कॉर्क लगा हुआ है और नीचे एक बीकर है। तो सेपरेटिंग फ्यूनल में क्या हुआ, वाटर लिया, केरोसिन लिया, ठीक है। केरोसिन क्या होता है, केरोसिन लाइट होता है, तो केरोसिन ऊपर की तरफ रहेगा, और वाटर क्या होगा, वाटर नीचे की तरफ रहेगा। तो मुद्दा क्या है, डेंसिटी के कारण दोनों अलग अलग रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्क को है ना, कॉर्क को खोल देंगे और ध्यान रखेंगे वाटर खोलने के बाद क्या होगा, खोलने के बाद वाटर नीचे की तरफ आता रहेगा, वाटर नीचे से गिरता रहेगा और वाटर कम होता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या, जब ऑयल है ना, ऑयल यहाँ पर जब तेल है ना केरोसिन का, ऑयल
यहाँ तक आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, जब वाटर लगेगा, वाटर पूरा निकल गया है, तुरंत ही कॉर्क बंद कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, जो ये वाला वाटर का जो पोर्शन है वो नीचे बीकर में आ जाएगा, और ऊपर सेपरेटिंग फ्यूनल में, ऊपर जो सेपरेटिंग फ्यूनल है वहाँ पर सिर्फ केरोसिन रह जाएगा। यही है सेपरेटिंग फ्यूनल का यूज। ठीक है। स्टेप 1, pour the mixture of kerosene oil and water in separating funnel as shown in figure। हाँ, ये वाला केरोसिन ऑयल है और ये वाला वाटर है। ओके। स्टेप 2, लेट इट स्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। पहले कुछ देर रख देंगे उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब रख देंगे उसको। क्यों अनडिस्टर्ब रखेंगे, क्या होगा, कभी कभी अगर ऐसे डिस्टर्ब होगा ना, कैसे ऐसे जार्किंग हुआ, तो हो सकता है कुछ वाटर और ऑयल है ना, वो थोड़ा हल्का सा मिक्स्ड जैसा हो जाएगा। कुछ देर अगर रख देंगे ना अनडिस्टर्ब रखने के बाद, वो उसका डेंसिटी का डिफरेंस है, तो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर अलग से नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर चला जाएगा। इसके लिए इसको कुछ देर तक अनडिस्टर्ब रखेंगे। फिर क्या होगा, सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अभी बताया। स्टेप 3, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। पता है ना, ये वाला खोल देंगे, खोल के उसको नीचे वाला वाटर सेपरेट करेंगे। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल एज द ऑयल रिचेस द स्टॉप कॉक। जब ऑयल यहाँ पर पहुंच जाएगा तब बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सेपरेट हो गया। ओके, ऐसे यूज करेंगे। अभी ये वाला आपका क्लियर हो गया ना। अब कोई भी सवाल इससे अगर पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं, या सेपरेटिंग फ्यूनल कैसे काम करता है या कुछ भी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फ्यूनल। सेपरेटिंग फ्यूनल से हम लोग क्या कौन से टाइप का मिक्सचर अलग कर सकते हैं। We can separate by using separating funnel is heterogeneous mixture of liquids। heterogeneous जो मिक्सचर होता है ना, उसी का हम लोग अलग कर सकते हैं। लेकिन heterogeneous मिक्सचर में भी जो नॉट सोल्यूबल नहीं है, heterogeneous मिक्सचर में लिक्विड, एक्चुअली heterogeneous मिक्सचर भी होगा, लिक्विड होगा, और जो सोल्यूबल नहीं है डिफरेंट डेंसिटी का होगा, उसी टाइप का जो मिक्सचर है हम लोग अलग कर सकते हैं सेपरेटिंग फ्यूनल से। फिर से बता रहा हूँ, सेपरेटिंग फ्यूनल से हम लोग क्या क्या अलग कर सकते हैं। एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। हेटेरोजेनियस मीन्स हम लोग बाहर से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाहर से डिफाइन क्यों कर सकते हैं, जैसे आप तब याद कर लीजिएगा तुरंत ही, ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर क्या होगा, दोनों लिक्विड है। हाँ, दोनों लिक्विड है। दोनों सोल्यूबल है क्या, एक दूसरे में घुलता है क्या, नहीं घुलता है, दोनों सोल्यूबल नहीं है। तीसरा है, दोनों का डेंसिटी जो है, घनत्व जो है, डेंसिटी वो अलग अलग है। इस टाइप का जो मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, वही हम लोग सेपरेटिंग फ्यूनल से अलग कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल में दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये तो अभी अभी दिया। ठीक है, 2 नंबर है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। क्या होता है, जो हम लोग डायरेक्टली मीन्स भूगर्भ से जो बोलते हैं ना, आयरन, जो मेन आयरन जो खनिज से निकलता है आयरन, तो आयरन आने के बाद उसमें भी डिफरेंस टाइप का वो ये रहता है, डिफरेंट टाइप का इम्प्योरिटी रहता है, डिफरेंट टाइप का इम्प्योरिटी रहता है उसमें भी। तो हम लोग पहला जो एक प्रोसेस है, क्या होता है, इस टाइप का जो बड़ा सा ये होगा, तो उसको हम लोग हीटिंग करेंगे। उसका हीटिंग का तरीका अलग होता है, वह बहुत ही बड़ा होता है। तो इसमें आयरन का जो ओर होता है उसको, वो लिक्विड बन जाएगा। तो लिक्विड बनने के बाद उसका ऊपर में क्या होगा, स्लैग जो होता है ना, स्लैग जो होता है वो ऊपर में तैरता रहेगा। वो स्लैग पतला होता है, ऊपर में तैरता रहेगा। तो एक प्रोसेस से क्या करते हैं, वो वाला इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से हम लोग जो स्लैग होता है वो लोग स्लैग अलग कर लेते हैं। तो नीचे में क्या रह जाता है, नीचे में सिर्फ आयरन का आयरन वाला पार्ट रह जाता है। ओके, मोल्टन जो आयरन होता है वो रह जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टिलेशन है,
फिर डिस्टिलेशन सब्लिमेशन भी देख लेंगे, डिस्टिलेशन भी देख लेंगे, फिर क्रोमेटोग्राफी भी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और ट्राई करूँगा नेक्स्ट क्लास में आपका जो लगा ये चैप्टर है, ये वाला चैप्टर ख़त्म करने का, ठीक है। और फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। और शेयर कीजिए आप लोग के दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे, आप लोगों के शेयर से ही मैंने एक दूसरे से पता चलेगा, फिर फ्रेंड लोग सब्सक्राइब करेंगे। नहीं तो मुझे अभी आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। मेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। और अभी जो स्क्रीन पे दो वीडियो आ रहा है, वो भी एक बार देख लीजिए, वो भी लेक्चर मेरा देख लीजिए, वो भी आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।